हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम आपको एनडीए से रिलेटेड सारी चीजें बताएंगे। एनडीए, शायद आपने रिसेंटली एक मूवी देखी होगी धुरंधर, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक ऑफिसर जाके पाकिस्तान में या किसी और देश में अपने देश की सेवा करता है, एंड कैसे बॉर्डर पे बहुत सारे देश के जवान एक। तो देखिए, दो टाइप के एक होते हैं जवान, जो कि रेगुलर आर्मी होते हैं। एक होते हैं ऑफिसर, जो जवान से बहुत ऊपर होते हैं, ठीक। एंड एनडीए जो है आपको ऑफिसर बनाती है, एंड ऑफिसर एक बहुत बड़े लेवल ओहदे का जॉब है। तो इसी के बारे में आज हम वो सारी जानकारी बताएंगे जो आपको शायद आपको पता हो इससे पहले कि एनडीए क्या होता है, क्यों होता है, वो सब कुछ, ठीक। तो इस वीडियो में इस आपने शायद बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पहले यूट्यूब पे देख रखी होगी एनडीए से रिलेटेड, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड ये वादा है मेरा। एंड ऐसे ही और वीडियो डेली आपको मिलती रहेंगी चैनल पे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं एनडीए एक्चुअली में होता क्या है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे लिखा है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक। एनडीए जो है ये खड़क असला में एक एकेडमी है। ये इकलौती ऐसी एकेडमी है जहां पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों तीनों ऑफिसर एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। पूरे भारत में एनडीए इकलौती एकेडमी जहाँ पे तीनों ऑफिसर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, ठीक। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा जो एनडीए से रिलेटेड आपको होनी चाहिए, ठीक। और साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं, एनडीए इकलौती ऐसी जॉब है पूरे भारत में, एनडीए इकलौती ऐसी ऑफिसर रैंक की जॉब है जहां पे आपकी मिनिमम एज सिर्फ 15.5 साल के एज में अगर आप एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं तो आप ऑफिसर बन सकते हैं, सिर्फ 15.5 साल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक। एंड यहाँ पे आप क्लास 11 देख सकते हैं। क्लास 11 में ही आप ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वो सारे प्रोसेस मैं आपको धीरे धीरे आगे चल के बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो मेजर मोहित शर्मा सर को, जिन्होंने देश के सीक्रेट एजेंसी में काम करते हुए देश के लिए शहीद हो गए। ये आईएमए का इमेज है। एंड ये सारे यूनिफॉर्म्स है एनडीए में रिलेटेड। वैसे एनडीए में तो कम से कम 15+ यूनिफॉर्म है, ठीक। 15+ यूनिफॉर्म पहनी जाती है। हर रूटीन का अलग, हर अलग अलग यूनिफॉर्म है। जैसे यहाँ पे डाइनिंग टेबल का अलग यूनिफॉर्म है, हमारे भगत सिंह जी हैं। एंड जो मोटो है एनडीए का, मोटो क्या है? सेल्फ सर्विस बिफोर सेल्फ। द नेशनल डिफेंस एकेडमी डज नॉट जस्ट बिल्ड अ ऑफिसर, इट इस क्लब द लेजेंड हु आर रेडी टू बिलीव द नेशन कैन ब्रीथ, ठीक। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया हो कि एनडीए कितनी बड़ी चीज है, कोई आम चीज नहीं है। और इस वीडियो में आपको सारे रोड मैप आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एनडीए एक्चुअली में है क्या। एनडीए एक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम किस चीज से टॉपिक बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे पहले आपकी एज क्राइटेरिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16.5 एंड लास्ट मैक्सिमम 19.5 साल लिखा है, लेकिन ये क्यों है, एंड कुछ जगह पे 5.5 भी होता है, वो क्यों है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। इसमें हम आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्म कैसे फिल होता है, इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं, फिर सब्जेक्ट कौन कौन से कवर करने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल एंड्योरेंस क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, सैलरी बेनिफिट, वो सारी चीजें जो आपको एक एक चीज है, आपको यहाँ पे मैं सब कुछ डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एंड शायद इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े कि एनडीए एक्चुअली में होता क्या है, ठीक। तो एनडीए से पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग गौर से देखेंगे, ध्यान से, ठीक। अब देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, एज क्राइटेरिया। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बिल्कुल विजिबल हो, क्लियर हो सब कुछ। सबसे पहले है हमारे एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया क्या है? मैक्सिमम मिनिमम एज जो है 16.5 साल, एंड मैक्सिमम जो है 15.5 साल। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो रहे हैं, भैया आप तो कह रहे हो 15.5 एंड यहाँ पे लिखा है मिनिमम 16.5। तो देखो मेरे भाई, एक होता है अपियरिंग कैंडिडेट्स। अपियरिंग कैंडिडेट्स, एक तो ये लाइन नहीं क्लियर होती, ठीक। एक तो आता है अपियरिंग कैंडिडेट, एंड ये होता है पास आउट कैंडिडेट। अब इन दोनों में क्या बता अंतर है, देखो। अपियरिंग कैंडिडेट्स वो होता है जो 11th पास कर चुका है, एंड उसका 12th में एडमिशन हो चुका है, तब तुम अपियरिंग कैंडिडेट्स के फॉर्म में आ जाते हो, ठीक है।
अब अपियरिंग कैंडिडेट जो है 12th में एडमिशन हो चुका है और 12th में पढ़ने जा रहा है, अब वो अपियरिंग कैंडिडेट है और उसकी उम्र 15.5 साल है, इसका मतलब वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब देखो, अब 16.5 साल और 19.5 साल में अंतर क्या, अब तुमको समझा देता हूँ। देखो, फॉर्म फिलअप करने से लेके फॉर्म फिल करने से लेके एनडीए की जो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो एनडीए ज्वाइन करने के टाइम होते हैं, इन दोनों में टोटल लगता है 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन गैप लगता है। इसलिए जो फॉर्म फिल करने की एज है ना, जो फॉर्म फिल करना है, ये 15.5 साल में आप फिल कर सकते हो, एंड जो ज्वाइन करने की एज है 16.5 साल है। तो ये जो बाकी टीचर्स आपको बाकी यूट्यूबर्स या टीचर्स बताते रहते हैं, ये 16.5 साल ये फॉर्म एनडीए ज्वाइन करने की एज है, ना कि फॉर्म फिल करने की। और अगर आप 12th में पढ़ रहे हो, 11th पास आउट कर चुके हो, 12th में पढ़ रहे हो, तो आप 15.5 साल की एज में भी आप एनडीए की फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और 1 साल में आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा। तो एनडीए जब ज्वाइन करने जाओगे तो उस टाइम आपकी 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक, मार्कशीट 12th की मार्कशीट चाहिए, तो 1 साल में आपका 12th भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड साथ में जो है 16.5 साल की एज में आप एनडीए ज्वाइन भी कर पाओगे। इसीलिए बोला गया है कि आप 12th में पढ़ रहे हो तो 15.5 साल की एज में फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड टोटल इसमें जो फॉर्म फिल करने से एनडीए ज्वाइन करने का एज जो लिमिट है वो लगता है 1 साल, और उतने में आपकी 16.5 साल एज भी कंप्लीट हो जाएगी, एंड आप एनडीए ज्वाइन भी कर लोगे। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम जो मैक्सिमम है फॉर्म फिल करने का, और 18.5 साल है। इस बारे में मत रहना कि 19.5 साल की एज में तुम फॉर्म फिल कर सकते हो। जो 19.5 साल का एज है ना, ये एनडीए ज्वाइन करने का है, ना कि फॉर्म फिल करने का। फॉर्म फिल करने का एज है 18.5 साल, ना कि 19.5 साल, ठीक है। तो 19.5 साल की एज में तुम एनडीए ज्वाइन कर सकते हो, और फॉर्म फिल करने का, इन दोनों में डिफरेंस आराम से समझ लेना। जो फॉर्म फिल करने की एज है 15.5 से लेकर 18.5 तक है, एंड एनडीए ज्वाइन करने की जो एज है 16.5 से 19.5 साल है। एंड फॉर्म फिल करने से एनडीए ज्वाइन करने की एज में मतलब जो टाइम ड्यूरेशन लग जाता है, अब इसमें कैसे लगता है मैं बता देता हूँ, सिंपल सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप फॉर्म फिल करोगे, फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। देखो, राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मैं यहाँ पे पेन टाइप पे लिख रहा हूँ, तो चीजें वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद आपकी एसएसबी इंटरव्यू होगी, फिर आपका फिजिकल होगा, ठीक, एंड उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई, फाइनल मेरिट लिस्ट, एंड फिर आपके जो है आप सेलेक्ट होने के बाद ज्वाइन करने जाओगे इंडिया, और इन सब में आपको लग जाते हैं टोटल 1 ईयर। बात समझ में आ गई? आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो, अब ध्यान देना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप आर्मी ज्वाइन करने जा रहे हो, तो 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मैथ से हो, बायो से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्मी के लिए 12th में अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे ना, तो आपको आपको परसेप्शन पूछता है। फर्स्ट नंबर पे आपको जैसे आर्मी मान लो, सेकंड पे एयरफोर्स, थर्ड पे नेवी, एंड फोर्थ पे एनए मतलब नेवल एकेडमी, ठीक। तो ऐसे आपको परसेप्शन पूछेगा कि आपको मतलब आप कल को एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, जो आपका सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा ना, उस क्राइटेरिया में अगर फिट होते हो तो आपको तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप मैथ मैथ बायो कॉमर्स किसी में से हो, तो आप सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एयरफोर्स या नेवी में जाना है, तो आपके 12th में फिजिक्स के साथ मैथ होना कंपलसरी है। अगर ये दोनों नहीं है, तो आप सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ना कि नेवी और एयरफोर्स के लिए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एंड देखो, यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप क्लास 12th अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो भी आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो बेसिकली मैंने पीछे बता दिया है। इसे इसे 12th अपियरिंग कहते हैं, इसे 12th अपियरिंग कैंडिडेट्स कहते हैं, ठीक है। 12th कैंडिडेट अपियरिंग कैंडिडेट्स की क्या एज है? 15.5। एंड ये जो है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ये फॉर्म फिल करने की, ना कि एनडीए ज्वाइन करने की। एनडीए ज्वाइन करने की एज क्या है? 16.5। अगर तुमको अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं आगे वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो,
एनडीए का एग्जाम पैटर्न देखो, ध्यान से बिल्कुल देखना, इसमें सब कुछ आपको, एक भी डाउट क्लियर आगे पीछे नहीं होने दूंगा, सारा चीज आपको यही मिल जाएगा, किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा भागता है वो कहीं का नहीं होता, इसलिए एक जगह टिके रहो। देखो ध्यान से, एनडीए का एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले इसके सब्जेक्ट के बारे में बात कर ले। सब्जेक्ट जो है, दो टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है मैथ, अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज या कुछ आवाज आ रही है तो उस पर ध्यान ना देके मेरी आवाज पे, मेरी वॉइस पे ध्यान देना, ठीक। दूसरा, पहला होता है मैथ, ठीक। सेकेंड है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक। अब देखो, मैथ में जो आते हैं टोटल 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है, एंड 120 को कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 300 मार्क्स। अब जीएटी में क्या है, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन आता है टोटल 4 मार्क्स का। एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, एंड इंटू में 150, 4 गुणे 150 करोगे तो आ जाएंगे टोटल ये 600 मार्क्स के। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मैथ्स की, यहाँ पे मैथ की चीजें बता दे रहा हूँ। मैथ में 120 क्वेश्चन में से अगर आप 40 प्लस क्वेश्चन सही कर ले जाते हो, आप समझ लो आपका एनडीए क्वालिफाई। बात समझ में आ गई, ठीक है। वहीं पे आप जीएटी में 150 क्वेश्चन में से मिनिमम आप 60 प्लस क्वेश्चन सही कर ले, तो 60 प्लस मत कहो, यहाँ पे 70 प्लस कर देते हैं, ठीक, ताकि आपको कटअप में भी कोई दिक्कत ना हो। 70 प्लस क्वेश्चन आप सही कर लेते हो, इसका मतलब आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हो। उसमें अब देखो, इसमें ट्विस्ट क्या है, अगर आपने मैथ की जो कटअप है, मतलब जैसे मैथ की कटअप क्या है कि 300 मार्क्स है, इसमें से आपको 75 मार्क्स को, जैसे यहाँ पे 300 मार्क्स है, यहाँ पे 75 मार्क्स को आपका एनडीए में लाना है। मैथ में अगर आपको 75 मार्क्स लाते हैं तो आप एनडीए क्वालिफाई कर लेते हैं। मैंने जो 40 प्लस बताया ये कटअप के लिए बताया, ठीक। कटअप क्या होता है मैं आपको आगे बता दूंगा। तो जो 300 मार्क्स हैं, इसमें से अगर 75 मार्क्स मैथ में लाते हो तो ही आपकी जनरल जीएटी की कॉपी चेक होगी। दो एग्जाम होते हैं ना, एक सुबह को होता है मैथ का, और शाम दोपहर को होता है जीएटी का। दो एग्जाम होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और दोनों एग्जाम को होता है 2.5 है, मतलब 2.5 घंटे का दोनों एग्जाम होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप मैथ का एग्जाम, मतलब मैथ में 75 नंबर या उससे ज्यादा नंबर लाते हो, तभी आपकी जीएटी की कॉपी चेक होगी। अगर 75 नंबर से कम नंबर आते हैं तो आपकी जीएटी कॉपी चेक ही नहीं होगी। आप चाहे जीएटी में 150 में से 150 क्वेश्चन ना क्यों करके आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। आपकी जीएटी कॉपी तभी चेक होगी जब आप मैथ में 75 नंबर लेके आओगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देख लो, टोटल मार्क्स है 900, एंड एंड इसका जो टोटल मार्क्स है ना, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, इसकी जो फाइनल कट ऑफ जाती है दोनों एग्जाम्स को मिला के, इसमें कुछ साल से मैं तुमको बता दे रहा हूँ, वैसे तो 291 भी गई है, 900 में से 291 नंबर लाना, ठीक। लेकिन फिलहाल के ट्रेंड के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो कम से कम अपनी प्रैक्टिस बनाना कि 350 प्लस आए, 350 प्लस आए, और 350 प्लस में से सिर्फ मैथ में तुम्हारे 80 प्लस एग्जाम में मार्क्स आने ही चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना। नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, मतलब अगर तुम 4 क्वेश्चन, सॉरी, अगर तुम 4 क्वेश्चन और गलत कर देते हो, जो पांचवा तुमने सही किया है वो भी गलत माना जाएगा। ये होता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक। इस बात को 0.88 समथिंग ऐसे कुछ है, ऐसे नेगेटिव मार्किंग है कि अगर तुमने 4 क्वेश्चन सही किया है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत किया, तो जो पांचवा तुम्हारा है वो भी गलत माना जाएगा। इसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना कि गलती करने से पहले एक बार सोच लेना। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम में तुक्के मत मारो, तुमको आ रहा है करो, नहीं आ रहा है मत करो। क्योंकि देखो, मैं तुमको एक बात बता दूं, चोरी करके, भीख मांग के तुम चाहे जितने अमीर बन जाओगे, आखिरी में रहोगे भीख मांगे। इस बात को याद रखना। तो इसीलिए अगर तुम्हारे बस की बात है तो करो, नहीं है तो मत करो। देखो, मैं सिंपल क्लियर बात बोलता हूँ कि काम वही करो जो तुम्हारे बस की है। जो तुम्हारे बस की बात नहीं, उसमें फालतू में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने साथ साथ किसी और का भी टाइम खराब करोगे। तो अगर तुम्हें है गट्स तो ही करना, नहीं है तो मत करना। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, उसको सीखो, बिल्कुल होगा। ये जो एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करते, मैंने खुद इतने मैक्सिमम टाइम जितने मेरे अटेम्प्ट है मैंने सारे क्वालिफाई किए हैं। तो कोई एनडीए कोई बड़ी एग्जाम नहीं है, बस ये है कि तुमने उस पर कितना फोकस किया है। और एनडीए क्या, कोई भी एग्जाम बड़ा एग्जाम नहीं होता। बस प्रॉब्लम ये है कि तुम कितने कैपेबल हो, तुम उस लायक हो कि नहीं हो, प्रॉब्लम ये है। तो इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, अब देखो, इतना समझ गया, अब जीएटी में पहुंचते हैं। मैथ वाले सेक्शन में देखो आ गए। अब मैथ में क्लास 11th और 12th की पूरी मैथ्स चाहिए। इस बात को याद रखना,
क्लास 11th में क्या होता है, सेट्स है, रिलेशन, सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट वेटेड चैप्टर, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। फंक्शन हो गया, फंक्शन का पूरा कैलकुलस ही समझ लो, 12th में तो सिर्फ कैलकुलस ही कैलकुलस भरा है, तो पूरा कैलकुलस समझ लो। उसके बाद आ गया मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ये सारे मतलब 11 12 के जितने चैप्टर हैं इस बात को पूरा याद कर लेना। एंड एक बात मेरी याद करना, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से तुमको बता दे रहा हूँ, जब भी प्रैक्टिस करने बैठे ना, जब भी प्रैक्टिस करो, तुम किसी भी ऑनलाइन, आजकल सब कुछ अवेलेबल है, अगर तुम पढ़ने वाले हो तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। तुम किसी भी एकेडमी का क्या कहते हैं उसको, जेई का मेंस प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट उठाओ और उससे तुम प्रैक्टिस करो। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि तुम्हारे एनडीए में एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तुम्हारा रुकेगा नहीं मैथ का, ठीक। तो क्योंकि धीरे धीरे, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि एनडीए एनडीए बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना पैटर्न चेंज करना शुरू कर दिया है, इसलिए तुमको उसके हिसाब से, माहौल के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है, और माहौल के हिसाब से नहीं बदलोगे तो एक दिन बहुत पीछे हो जाओगे और साथ देने वाला कोई नहीं होगा। अब पॉइंट आती है जीएटी में। जीएटी में टोटल 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। एक होता है इंग्लिश का, जिसमें आपको होते हैं 50 क्वेश्चन। दूसरा आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी, जनरल नॉलेज 2 फेज में डिवाइड है, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री ये आ जाती है 50 क्वेश्चन की, एंड ये पांचों मिला के आ जाते हैं 50 क्वेश्चन के, एंड टोटल हो जाते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक। अब देखो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, ये सिर्फ 9th एंड 10th के लेवल बहुत इजी आते हैं। बायोलॉजी तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी को तुम ध्यान से, बायोलॉजी में ज्यादातर वो क्या कहते हैं, सेल से आ जाते हैं क्वेश्चन, सेल हो गया, एंड क्या कहते हैं उसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, प्लांट्स हो गए, ज्यादातर इसी चैप्टर से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। फिजिक्स में वायर हो गए, मीटर्स हो गए, ये सारी चीजें मतलब बेसिकली लाइट से कनेक्टेड चीजें फिजिक्स में ज्यादा आती हैं। केमिस्ट्री में इससे मतलब इन तीनों में 9 10 से रिलेटेड जितने हैं बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में बात कर लेते हैं, आपकी एंसी एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। अब एंशियंट हिस्ट्री जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, बौद्ध हो गए, जैनिज्म हो गए, ये कब से स्टार्ट हुए, ये सब कुछ एंशियंट हिस्ट्री में आ जाती है। मेडिएवल हिस्ट्री उसको कहते हैं जब क्या कहते हैं वो, अंग्रेज हमारे देश में वहां से 744 से आपको मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, एंड 744 से मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। या फिर सॉरी, अरे यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, 1700 लिख दिया मैंने, सॉरी। मिडाइवल हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाती है शायद 1400 से, एंड 1800 कुछ से स्टार्ट हो जाती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जहाँ से कांग्रेस बना था, कांग्रेस जब बना था तब आपकी आपकी स्टार्ट हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। वहाँ उसके बाद ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा वेटेज क्या आता है, हिस्ट्री में थोड़ा कम क्वेश्चन पूछेगा चलेगा, लेकिन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट ये है। पॉलिटी से आपके आ जाते हैं कितने, 3 से 4 क्वेश्चन, वो भी कंफर्म नहीं है, या फिर उससे कम ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। उसके बाद करंट अफेयर लास्ट के, मतलब जो जिस दिन आपका एग्जाम है, जैसे इंडिया के एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक होता है अप्रैल में एंड दूसरा होता है सितंबर में। तो जब भी आपको जिस भी डेट का एग्जाम हो उससे 8 8 महीने पहले में जो रिसेंट चीजें हुई है उसमें ज्यादातर डिफेंस से रिलेटेड चीजें इतनी थी, या जिन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ नई स्कीम लॉन्च की है, और कुछ कभी कभी क्रिकेट के बारे में पूछ लेता है, तो 8 महीने पुरानी चीजें तुम याद कर लोगे, तुम्हारा करंट अफेयर क्लियर है। बहुत ज्यादा पुराना 4 साल 2 साल 3 साल पुराना करंट अफेयर नहीं पूछता है, इस बात को याद रखना। सिर्फ तुम्हारे एग्जाम से 8 महीने पुरानी चीजें ही पूछता है। इकोनॉमिक्स से सीडीएस में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, एनडीए बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से, इस बात को ध्यान रखना। आई होप कि अब तुम सबका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट से। बाकी मैं इन सब पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाऊंगा, सारे चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इन सब को मैं बहुत डिटेल चीज बताऊंगा, और तुमको कोई भी सिंगल डाउट आती है तुम डायरेक्ट मुझे कमेंट करो, मैं हूँ यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही तुम रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, तब तुमको इस बात, हाँ एक बात याद रखना, एनडीए एग्जाम क्वालिफाई हो, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई इस बार हो या ना हो, तुम जाओ सबसे पहले ज्वाइन
इंडियन आर्मी। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे तुमको अपना अकाउंट बनाना है। जैसे तुम बैंक में अकाउंट बनवाते हो वैसे यहाँ पर भी अकाउंट बनाना है। और तुम अकाउंट बनाने का रीजन ये है कि तुम्हारे जितने भी एसएसबी की डेट्स हैं तुमको यहीं पे मिलेगी। तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुमको डायरेक्ट मेल आएगा या फोन आएगा, तुमको कोई कुरियर करके बताएगा कि तुम्हारी एसएसबी की डेट्स आने वाली हैं, तो इस गलती फहमी मत रहना। तुमको ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाओ, वहाँ पे अपने बनाओ, और जब एसएसबी इंटरव्यू की डेट्स लाइव होंगी तब वहाँ पे अपने आप वो क्या कहते हैं रोल नंबर डालोगे, तुम्हारी डेट्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है। अब एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे तुम रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो होती है एसएसबी इंटरव्यू। और एसएसबी इंटरव्यू टोटल कितने दिन चलती है? टोटल चलती है 5 डेज तक। तुम पता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, द एसएसबी इंटरव्यू इज नॉट जस्ट टेस्ट ऑफ नॉलेज। एसएसबी इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बट टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, तुम्हारे कैरेक्टर का टेस्ट है। तुम लीडरशिप कैसे कर सकते हो, तुम्हारे करेज साहस का टेस्ट है, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कैसी है, अंडर प्रेशर में तुम कैसे डिसीजन ले सकते हो। ऑफर रिग्रेड एज वन ऑफ द टफेस्ट ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसेस इन द वर्ल्ड। मतलब कि पूरी दुनिया में ऑफिसर्स के लिए जो इंटरव्यू होते हैं उनमें सबसे टफ माना जाता है। इसीलिए 0.01% का सिलेक्शन रेशियो है एसएसबी का। मतलब जब मैं अपनी बात बता दूं, मैं देहरादून गया था, देहरादून सॉरी, फर्स्ट एफएसबी, एंड वहां पे एंड वहां पे 120 स्टूडेंट में से सिर्फ 4 बच्चे रिकमेंड हुए थे। सिर्फ 4 बच्चे रिकमेंड हुए थे, कैडेट सॉरी। इमेजिन कर सकते हो, 120 में से सिर्फ 4 स्टूडेंट रिकमेंड हुए थे, एंड उसमें से भी, इन 4 में से भी अभी कितने मेडिकल आउट होंगे एंड पता नहीं कितने फाइनल मेरिट लिस्ट से आउट हो जाएंगे। तो एसएसबी इतना टफ है। और तुमको एक बात मैं तुमको बता दूं, एसएसबी सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, तुमको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, फालतू चीजों से दूर रहना पड़ता है इसमें, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी होती है। तुम्हारा जितना दिमाग पॉजिटिव होगा कि तुम कितने बढ़िया डिसीजन मेकर हो, तुम कितने बढ़िया बातें कर सकते हो, यही एसएसबी इंटरव्यू। तुम्हारा नॉलेज नहीं पूछता, नॉलेज तो हाँ पूछता ही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं पूछता जितना तुम सोच रहे हो। क्योंकि नॉलेज तो उन्होंने तुम्हारा रिटन एग्जाम में देख लिया, तभी तो तुम सिलेक्ट हुए मेरे भाई। उन्होंने रिटन एग्जाम तुम्हारा देख लिया तभी तो तुम सिलेक्ट हुआ। तो इस बात को याद रखना कि यहाँ पर रिटन एग्जाम अब तुम्हारा नॉलेज की बातें नहीं होगी उतनी, तुम कितनी बढ़िया अपने ग्रुप को मैनेज कर सकते हो। कल को मान लो कहीं लड़ाई हो जाती है एंड तुम ही पैनिक कर जाओगे तो लड़ाई कौन संभालेगा? क्योंकि सारे जवान तो तुम्हारे कंट्रोल में है ना, क्योंकि तुम एक ऑफिसर हो, तुम जाते हो मिशन पे और 10-20 ऑफिसर तुम्हारे कंट्रोल में है, और तुम ही पैनिक कर जाओगे तो अब उन जवानों को कौन संभालेगा? तो इसलिए कहा जाता है कि एसएसबी इंटरव्यू सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक ऑफिसर बनाती है। और ऑफिसर का काम क्या होता है कि जो अपने साथ सबको लेके चले। अब आगे बता देते हैं स्टेज 1 में। देखो एसएसबी इंटरव्यू 2 फेज में होता है। स्टेज 1 जो कि सिर्फ पहले दिन का होता है, मतलब पहले दिन का दोपहर तक है समझ लो, और स्टेज 2 होता है जो बाकी के 4 दिन चलता है। इस बात का रखना ठीक। और पहले दिन क्या होता है आपकी स्क्रीनिंग के टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है ओआईआर, एक होता है पीपीडीटी। इसको मैं इन सारे टेस्ट को मैं आने वाली वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करूंगा, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ठीक। एंड ठीक उसके बाद जो ऑफिसर, उसके बाद जब आप स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आप आगे स्टेज 2 में जाते हो, वरना सेम डेज पे ही आप घर चले जाते हो। एंड स्टेज 1 जो है, ये जो है ना, सुबह को 6 बजे से आपके रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट होती है, एंड 12 बजे तक या फिर मैक्सिमम 1 बजे तक आपकी स्क्रीनिंग के रिजल्ट सुना दी जाती है कि आप पास हुए कि नहीं हुए, वापस घर जा सकते हो ठीक है। उसके बाद आप अगर आप पास कर ले तो आप कॉन्फ्रेंस में जाते हो। कॉन्फ्रेंस में टोटल 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस। ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको तुमको बता देना कि तुमको क्या नहीं समझ में आया ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात, आई होप कि आपको कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आप एसएसबी इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हो तब आपकी स्टार्ट होती है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर जो आप एसएसबी इंटरव्यू में गए हो तो, और एसएसबी इंटरव्यू बड़ा है या पुराना है, तो आपका मेडिकल चेकअप तुरंत हो जाता है, वहीं पे हो जाता है। अगर वो नया बना है या फिर छोटा है तब आपको कुछ दिन का, 1 हफ्ते 10-15 दिन का टाइम लेके आपको दूसरे एसएसबी इंटरव्यू सेंटर में भेजता है, ताकि आपका वहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपकी आई साइट चेक होगी, आप क्या पता आपको कम दिखाई देता हो, मारना हो गोली, दुश्मन को अपने ही साथी को मार लिए, तो इसलिए इस सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे हियरिंग का प्रॉब्लम है। हायरिंग का प्रॉब्लम ये है कि आप
उधर लड़ाई हो गई, सामने वाला चिल्ला के गोली दो और तुमको सुनाई नहीं दी कि गोली मांग रहा है, तो इन सारी चीज़ों के हेयरिंग हियरिंग का टेस्ट होता है। फिर हाइट का टेस्ट होता है, हाइट टेस्ट नहीं करेगा तो तुम कहीं भी खड्डे में गिर जाओगे, खुद ही नहीं निकल पाओगे, दूसरों को क्या निकालोगे। वेट का टेस्ट होता है, क्या पता तुम जानवर की तरफ फैले जा रहे हो और खुद ही ना दौड़ पाओगे तो कहाँ से तुम दूसरे को लेकर दौड़ाओगे, ट्रेनिंग क्या करोगे। इसलिए सब इन सब चीज़ों का वेट, इस सब चीज़ों का टेस्ट होता है। फिर फाइनल ओवरऑल, और तुम्हारा सेम सेम डे पे ही आपको तुरंत मिल जाती है कि आप पास हुए कि नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डेज लगाएंगे, 15 दिन 20 दिन लगाएंगे और आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि आप पास हुए या फिर नहीं हुए। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना और अपने फिटनेस पे काम करो, पुशअप्स मारो, एक्सरसाइज करो, सारी चीजें करो। एंड उसके बाद जब सब कुछ आप क्वालिफाई कर लेते हो, तब आती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपको होते हैं, देखो एक बात याद रखना, हर साल 10 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं। ठीक, उसमें से 8 से 10 के बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। एंड इसमें से 700 से लेके 800 बच्चे एसएसबी क्वालिफाई करते हैं, है ना। एंड इसमें से फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है बच्चों का कितना, 390 से लेके 400। और यही वो 400 बच्चे हैं जिसकी कंधों पे ज्यादा मतलब लगभग पूरी आर्मी का बोझ है, पूरे आर्मी एयरफोर्स जितने फोर्स हैं हमारे देश में सबका बोझ है, और जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे सुरक्षित हैं। और इनकी एज क्या, इमेजिन कर सकते हो तुम, सिर्फ 17 से लेके 21 साल। इमेजिन करो तुम, 17 से लेके 21 साल की एज में वो लड़का पूरा देश का बोझ अपने कंधे पे लेके घूम रहा है, और तुम 28 साल के हो गए, 40 साल के हो गए और तुम डिप्रेशन में हो, बताओ। मतलब 21 साल का लड़का पूरे देश का बोझ लेके घूम रहा है, और 28-40 साल की एज में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे पबजी खेलोगे, फ्री फायर खेलोगे और कहोगे कि हम डिप्रेशन में। मतलब खुद कुछ मेहनत नहीं करना है और डिप्रेशन की गलती घर वालों की होगी, वाह। तो सुधर जाओ, बहुत टाइम है अभी। दूसरी चीज, अब देखो ट्रेनिंग क्या, जैसे अब तुम कर लोगे तो मैंने ऑलरेडी बताया कि 15 साल की, 15.5 साल की उम्र में तुम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जितना प्रोसेस मैंने तुमको अब तक समझाया है उसमें 1 साल का टाइम लगता है। तो मतलब जैसे तुम 12 पास करोगे तुम्हारी एज 16.5 साल हो जाएगी। जब 16.5 साल हो जाएंगे तो तुम जाओगे यहाँ पे, कहाँ गया, ये सही मान लो, तुम जाओगे यहाँ पे खड़कवासला, खड़कवासला जाओगे, ये है आपके ट्रेनिंग सेंटर। एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, नाम भूल गया, छोड़ो, नाम भूल गया तो भूल जाऊँ, अभी बाद में बता दूंगा। उसके बाद, हाँ सॉरी, याद आ गया, ये है सूडान ब्लॉक आपका, ये है सूडान ब्लॉक। सूडान ब्लॉक की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री जो वो मैंने वीडियो में बना रखी है कि सूडान ब्लॉक एक्चुअली में था क्या। ठीक, तो ये है सूडान ब्लॉक। एंड यहाँ पे जाएंगे आपको होगी रिपोर्टिंग। एंड ध्यान से देना, जो आपने अब तक एग्जाम क्वालिफाई किया है ना, जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेरे बेटे आपकी 3 साल की ट्रेनिंग सिर्फ यहाँ पे होगी, खड़गवासला में। 3 साल की ट्रेनिंग, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो। आप अरे गहरे कोई नत्थु खैरे नहीं कि जाकर लेटरिन साफ करनी, नहीं, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो। और ऑफिसर की कम से कम इतनी ट्रेनिंग तो मान लो कि चाहिए ही चाहिए। तो 3 साल की ट्रेनिंग सिर्फ यहाँ पे होगी खड़कवासला में। एंड उसके बाद जो मैंने बताया शुरू में, फॉर्म फिलअप करने आप टाइम आपका प्रेफरेंस पूछता है कि आप आर्मी में जाओगे, एयरफोर्स में जाओगे, या फिर नेवी में जाओगे। तो जो आपने प्रेफरेंस चूज की होगी ना, आपने मान लो कि एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, तो 3 साल खड़गवासला में ट्रेनिंग लेने के बाद 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी एयरफोर्स एकेडमी में, जो कि है देहरादून में। देहरादून में एयरफोर्स एकेडमी है। या फिर आपने आर्मी चूज की होगी तो भी आप आईएमए जाओगे, नेवी चूज की होगी तो आप आईएनए जाओगे, आर्मी एयरफोर्स चूज किया होगा तो आपने आईएफए जाओगे। तो 3 साल ट्रेनिंग आपकी होगी खड़कवासला में, 1 साल ट्रेनिंग होगी आपकी जो आपने प्रेफरेंस चूज की होगी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, तो आपकी टोटल ट्रेनिंग का टेन्योर कितना हो जाएगा, 4 साल का। और 4 साल अगर कोई इंसान ट्रेनिंग करके कहीं से निकले, मजाक है, सवाल ही पैदा नहीं तो कि उससे कोई बहस करके निकल जाए। और तभी जाके बनते हैं हमारे देश में ऑफिसर,
जैसे अभिनंदन अभिनंदन जी थे, उन्होंने पाकिस्तान में जहाज गिरा के पाकिस्तानियों की ऐसी तैसी कर दी थी। हमारे बथेरे सारे ऑफिसर हैं, पता नहीं कितने कितने देश के। हमें प्रॉब्लम इस बात से है कि हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को पाकिस्तान से, जबकि हमें कंपेयर करना चाहिए था या हमें अपने आप को उस लायक बनाना चाहिए था चाइना या फिर अमेरिका के। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम पाकिस्तान का नाम सुनते हैं हम खुश हो जाते हैं, अरे अरे पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑलरेडी भीख मांग रहा है, वो मरा हुआ है, और मरे हुए लोगों से तुम क्या जीत पाओगे? तुम चाहे जितनी छलांग मार लो, उसे तुम क्या जीत लोगे मरे हुए इंसान से? ये मरा हुआ है, इससे बहस, इसके बारे में जब भी तुम सुनो कोई तुमको कोई पॉलिटिकल इंसान बोल रहा है कि पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, कह दो पाकिस्तान ऑलरेडी मरा हुआ है। तुम चाइना के बारे में बात करो, क्यों नहीं चाइना के डेवलपमेंट के बारे में बात करो? चाइना इतना उतना बढ़िया उसका सिक्योरिटी सिस्टम है, उसका डिफेंस सिस्टम है, सबसे ज्यादा चाइना खर्च करता है अपने डिफेंस, सॉरी, सबसे ज्यादा यूएसए अपने अपने डिफेंस के सिस्टम पर खर्च करता है। एक इंटरनेशनल लॉ है कि एक किसी भी देश को अगर अपनी आर्मी को अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है तो अपने पूरे जीडीपी का मिनिमम 6% खत्म खर्चा करना चाहिए, जो इंडिया बिल्कुल नहीं करता। जी इंडिया शायद 0.1 ऐसा कुछ करता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 0.1% खर्चा करता है, और जो कि सही चीज नहीं है। ठीक, अगर उसके बाद अब चलो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, छोड़े सब सारी बातें, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कभी अगर आपको जानना होगा तो। अब देखो, सैलरी की बात कर लेते हैं। जैसे आप अफसर बन जाते हो तो पहली बात, एनडीए जो आर्मी है, बहुत सारे मैंने टीचर्स के मुंह से सुना है कि आर्मी जो है पैसों के लिए नहीं है। भाई पैसे की जरूरत है, सबको है, एवरी वन वॉन्ट्स नीड मनी। बिना पैसे के आपको 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 अच्छी हवा नहीं मिलेगी, पानी तो बहुत छोड़ दो, आपको अगर पास पैसा नहीं है तो अच्छी हवा नहीं मिलेगी। और विश्वास ना हो तो दिल्ली के या में किसी भी मेन सिटी में जाओ और सड़क पे घूम के देखो, अगर महीने भर में तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए तो बता लेना। अगर अच्छी हवा मिल रही है तो मैं बड़े बड़े शहरों में तो वहाँ पे एयर प्योरीफायर नहीं लगाए जाते, ठीक है? तो इसीलिए सैलरी और बेनिफिट जरूरी है, और बिल्कुल जरूरी है, चाहिए क्यों नहीं चाहिए। ठीक, तो जैसे अब तुम बन जाते हो, अब उसके बाद देखो ध्यान से, तुम्हारे यहाँ से 58 के से स्टार्ट होके तुम्हारी पहली सैलरी जो है 1,70,000, 1,70,000 तक जाती है। एंड मैं तुमको बता दूं, तुमको सार 58 के तो नहीं मिलेगी, तुमको तुम्हारी मिनिमम सैलरी जो आपको मिलती है 1,10,000 से स्टार्ट होके। अब इसमें क्या अंतर है, 1,10,000 से स्टार्ट होकर 1,70,000 क्यों जा रही है? तो डिपेंड करता है तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पे लगी है। किसी नॉर्मल सी जगह पे लगी है, तुम्हारे 1,10,000 पहली सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया में लगी है, किसी इमरजेंसी जोन में लगी हुई है, तुम्हारी पहली सैलरी 1,70,000 हो जाएगी। तुम इमेजिन कर सकते हो, 1,00,000 सैलरी हो जाएगी, ऑफिसर सैलरी है, उसके बाद मिलिट्री सर्विस पे है, डीए है, मेडिकल फिटनेस, मेडिकल फैसिलिटीज है, कैंटीन फैसिलिटीज है, ट्रेवल फिटनेस, ट्रेवल बेनिफिट्स है, पेंशन बेनिफिट है। ये सारी चीजें एक ऑफिसर को मिलेगी, जो मतलब बहुत ज्यादा होती है, आम जवान के मुकाबले ऑफिसर को बहुत ज्यादा मिलता है। इस बात को याद रखना। जैसे एक आईएएस होता है, सॉरी, एक आईपीएस होता है, वो भी पुलिस है, और एक होता है दरोगा, वो भी पुलिस है, दोनों पुलिस है। लेकिन इसके पास कंट्रोलिंग पावर ज्यादा है, इसके पास पूरा जिला कंट्रोल करना है, इसको एक टाउन या फिर एक मतलब जो भी इसका एरिया, बस इसको एरिया कंट्रोल कर, इसका पूरा जिला कंट्रोल करना है। तो बस यही समझ लो, ये जवान है एंड ये है एक ऑफिसर। तो इन जब काम ज्यादा होगा तो सैलरी ज्यादा होगी, बेसिक सी बात है। तो ये इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड ये कितने मिल रही हैं भाई आपको? ये आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद बता रहा हूँ। तुम मान लो 16 साल की, मतलब 16 साल की एग्जाम में तुमने एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद 4 साल ट्रेनिंग की, तो 20 साल की एज में तुम बन गए एक लेफ्टिनेंट, एक ऑफिसर। और 20 साल की एज में तुम पूरे देश का भार अपने कंधे पे ले घूम रहे, तो इमेजिन करो कि तुम, मतलब ये होती है असली प्राइड। प्राइड बहुत लोग होते हैं बहुत सारी चीजों पे, लेकिन इसका मुकाबला वर्दी बहुत सारी है, भारत में वर्दी बहुत है, लेकिन जो वर्दी आर्मी की है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, और ना ही कहीं वो भी हो पाएगा, इस बात को याद रखना। एंड ये लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम है, हाँ ये भी देख लो, इंडिया का एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसलिए इसको हल्के मत लेना, ये बहुत टफ एग्जाम है, बहुत सीरियस एग्जाम होता है। और पिछले पिछले इतने नीट का एग्जाम लीक हो गया, बताओ, नकली डॉक्टर आ रहे हैं।
और तुम नकली डॉक्टर से और तुम इमेजिन करते हो कि तुमको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेंगी, तुम बहुत अच्छे घर सुकून से रहोगे, तुमको तबीयत खराब तुमको दवाई मिल जाएगी, नीट का एग्जाम लीक हो गया। मतलब जहाँ यहाँ पे नीट का एग्जाम लीक हो जाता है, वहीं डिफेंस का ये यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और पिछले पता नहीं कितने सालों से आज तक इसका एग्जाम एक भी लीक नहीं हुआ है मेरे बेटे। इस बात को याद रखना, ये है डिफेंस, ये है यूपीएससी, इसीलिए इसको यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आज तक इसका इंडिया का एग्जाम लीक नहीं हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर 12, जो 12 पास कर चुके हैं वही अपेयर कर सकते हैं, जो 11 पास हैं और 12th में एडमिशन नहीं लिए हैं वो अपेयर नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना। वो एलिजिबल वही होंगे जो 12th में एडमिशन करवा चुके हैं, ठीक। फॉर आर्मी विंग तुमको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी। बाकी आर्मी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए और आर्मी के लिए तुम किसी भी स्ट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं, तुम्हारे 12th में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम बस पास होने चाहिए। तुमको एनडीए के जो बेटे तुम पास हो, तुमको तुम्हारा बस पास होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज तुमको ऐड कर देना, ट्रेनिंग में ये जो 3 साल की ट्रेनिंग है ना, ये जो 3 साल की ट्रेनिंग है, इस 3 साल में तुमको डिग्री भी मिलती है। इस बात को याद रखना, तुमको डिग्री भी मिलती है। तुम जैसे कंप्यूटर साइंस करना जैसे मान लो तुमको बीए करना है, बीएससी करना है, या फिर इंजीनियरिंग करनी है, या फिर बीटेक करना है, तुम इस 3 साल में तुमको ये साथ में सारी डिग्रियां भी मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग ही हो रही, नहीं, तुम्हारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा साथ में, इस बात को याद रखना। तुम्हारा साथ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा। ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट होगा? जवाहर नवोदय विद्यालय से। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, छोड़ो, तुम तो समझ ही गए पहले थोड़ी। अब हमारी चीजें यहाँ तक कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। एंड बताने को तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन टाइम बहुत कम है और बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ता जा रहा है। और तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक शेयर कर देना, तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट कर देना। एंड आवाज़ से कोई रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि देखो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से सब सही हो जाएगा, फिलहाल तो मैं नहीं गारंटी दे सकता। बाकी ऐसे डिफेंस से रिलेटेड तुमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, और हर दिन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, एवरी डे तुमको बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो बस तुम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड ट्रस्ट मी, तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और तुमको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो तुम मुझे कमेंट कर देना, मैं तुमको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मिलते हैं फिर कभी, सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मस्त पढ़ाई लिखाई करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ये तुम ये मत देखो कंपटीशन कितना हाई है, कितने बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल करना और एग्जाम निकालना दोनों में बहुत अंतर होता है। हाँ, ठीक है। तो इस बात को मत देखना, देखना भेड़, जब भेड़ भेड़ चलते हैं ना तो उसके साथ में बहुत सारे भेड़ एक साथ चलते हैं, और उसी में जब एक कोई भेड़िया निकल जाए तो भेड़िए को भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, भीड़ की जरूरत पड़ती है भेड़ को, और भेड़ हमेशा एक ही भीड़ में चलता है, और भेड़िए को कभी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना रास्ता खुद चुन लेता है। तो तुम अपना रास्ता बनाओ, परेशान ना हो कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तुम देखो कि तुम क्या कर रहे हो। जब तक दूसरे के थाली में झांकते रहोगे तुम अपने लिए भूखे मरोगे, इस बात को याद रखना। तो तुम अपने थाली में ध्यान दो, दूसरे दूसरे के घर में घुसने की कोशिश मत करो कि क्या कर, उसने पढ़ाई की नहीं करी, अरे तू कितना पढ़ रहा है भाई, उस पर ध्यान दे। दूसरे के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और पढ़ाई लिखाई तुमको कोई भी चाहिए, डाउट हो, नोट्स चाहिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए, मेरे लिए डायरेक्ट कमेंट करो, या फिर मेरे इंस्टा बायो में होगा, वहाँ पे डीएम कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब मैं रख रहा हूँ।